राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है। राजस्थान वो मॉडल बना है देश के अंदर, मेरे ख्याल से विश्व में नहीं हुआ। नमस्कार, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। और देखिए, बड़ा एग्जिट पोल का कवरेज आप देख रहे हैं समाचार प्लस पर। देखिए, सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कौन सी पार्टी सबसे बढ़ोतरी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, हमारे पीछे गेस्ट तमाम मौजूद है, वहीं पर देखिए हमारे तमाम संभाग के रिपोर्टर्स मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है समाचार प्लस के चैनल हेड जेपी शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है। वहीं पर दूसरी ओर चैनल के डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तमाम यहाँ पर हमने एग्जिट पोल दिखाए हैं, भरतपुर के देखे, जोधपुर के देखे, वहीं पर उदयपुर के देखे, वहीं पर बीकानेर के भी देखे। अब हमारे साथ और भी संभाग के मौजूद हैं रिपोर्टर। सब उस टाइम के 2018 की यदि बात की जाए, उसके बाद अब 2023 में राजनीति में कितना बदलाव आ चुका है? देखिए, 2023 के ये जो चुनाव हैं, जो लोग सियासत से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ इन चुनाव में नया देखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जर्नलिज्म के लिहाज से भी 2023 के चुनाव अपने आप में एक सीखने लायक दौर के रूप में याद किए जाएंगे। 1998 से अगर हम शुरू करें तो 153, 120, 163 इस तरह के स्कोर्स आते रहे हैं, जहां आपको पहले से पता होता है कि इन चुनाव में क्या होने वाला है। 2008 में और 2018 में ज़रूर ऐसी स्थितियां रहीं जब नेक टू नेक फाइट थी। तो उसी सिलसिले का मुझे लगता है कि 2023 में कम से कम ये एग्जिट पोल्स के नतीजे से पहले तो किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं है, लगाने की स्थिति में कोई अपने आप को पाता होगा कि आप ये कह दें कि यही हो रहा है। और आज जो एग्जिट पोल आए हैं वो भी बड़ी दिलचस्प स्थिति है। अगर 10 एग्जिट पोल हैं तो कुछ ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है, यानी रिवाज कायम रहेगा। कुछ एग्जिट पोल ये भी कर रहे हैं कि राज कायम रहेगा, यानी रिवाज के लिए कोई चांस नहीं है। लेकिन बाई एंड लार्ज आप ये कह सकते हैं कि अगर 10 एग्जिट पोल आप देख रहे हैं तो उनमें से 7 या 8 ये करें कि भाजपा की सरकार आ रही है। तो इसको रिलाई किया जाना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल का आसान काम नहीं होता। एक एक सीट पर जाकर आप सर्वे करते हैं, मेहनत करते हैं, पता करते हैं, लोगों के मन के थाह लेने की कोशिश करते हैं। तो मोटे तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बना रही है। अब इसके पीछे के जो कारण हैं, पीछे जो चीज़ें रही हैं, उनके बारे में बहुत विस्तार से बात होगी। कुछ इस शो में होगी, कुछ चलती रहेंगी, लंबा अरसा चलेगा उनको लेकर के। आपने 2018 की बात की तो मैं ये महसूस करता हूँ यहाँ कि आपको याद होगा एक फिल्म थी मशाल, जिसका एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था कि ये दुनिया फुटबॉल का खेल है जिसमें हाफ टाइम के बाद में गोल बदल जाती हैं। 2018 और 2023 की स्थितियाँ करीब करीब वैसी दिखाई देती हैं। 2018 के चुनाव में खैर नहीं और बैर नहीं का नारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। वो खैर नहीं और बैर नहीं का नारा इस बार कांग्रेस से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 में कांग्रेस से जब ये सवाल किया जाता था कि आपका नेता कौन अगर चुनाव जीते तो कांग्रेस के पास से जवाब नहीं होता था और राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दिया करते थे। 2023 में स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाए कि ठीक है साहब, चुनाव तो आप जीत रहे हैं, लेकिन सीएम कौन बनेगा? तो जवाब वही आता है कि साहब प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े जा रहे हैं और चुनाव बाद हमारा संसदीय दल तय करेगा। ये सवाल उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मजाक उड़ाया करती थी। देखिए, इनके पास नेता नहीं है, इनके पास चेहरा नहीं है। आज कांग्रेस करिए कि इनके पास 10-10 चेहरे हैं या एक भी चेहरा नहीं है बीजेपी वालों के पास। तो स्थितियां जो हैं, जिसको आप टॉपसी टर्वी कहते हैं ना, 2018 से 2023 की स्थिति बिल्कुल उससे उलट हो गई है। जो इधर था वो उधर हो गया, जो उधर था वो इधर हो गया है। अब ये अपने आप में देखने वाली बात है कि इसके पीछे के क्या क्या कारण रहे। क्या एक दो चीज़ें इधर और एक दो चीज़ें उधर जो निर्णायक भूमिका में दिखाई देती हैं वही थी, या फिर बहुत सारी चीज़ें इधर जो बताई जाती हैं या उधर जो बताई जाती हैं, उन सब का थोड़ा थोड़ा रोल था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी बीच में देखिए, जनता ने क्या कुछ सोच करके मत पेटियों में, ईवीएम में कैद किया है प्रत्याशियों की किस्मत, वो तो देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी राखी सिंह हमारे साथ मौजूद है। राखी, हमारे चैनल के डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा जी से बात कीजिए, क्या कुछ उनका कहना है? बिल्कुल, मैं जितेंद्र जी से बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले छवि देखिए, यहाँ बहुत ही ठंडी हवा है, ठंडक में हम खड़े हैं, लेकिन सियासत की जो गर्मी ने है उसने इस तापमान को बरकरार बनाए रखा है कि हम यहाँ आए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि विधानसभा दिखाई दे रही है, जगमगाती हुई है विधानसभा, और उसी की दहलीज पर यहाँ हम सब बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल क्या होगा, सरकार किसकी होगी, क्या ये सरकार रिपीट होगी या फिर इस बार नया रिवाज सामने आएगा। इसी को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम जितेंद्र शर्मा जी से भी बात करते हैं।
सर, क्या लगता है आपको कि अब ईवीएम में जो सबका भाग्य कैद हो गया है, हालांकि सभी नेताओं में तो हलचल है ही, अंदर कौतूहल मचा हुआ है, आपको क्या लगता है कि सरकार बदलेगी या फिर नया जो सूरज है उसका उदय होगा? देखिए, जो राजस्थान की पिछले 2 दशक की अगर चीज़ देखी जाए, जो चुनाव के नतीजे देखे जाएं, तो उसमें एक रिवाज बना हुआ है कि कांग्रेस आती है तो अगली बार बीजेपी आएगी, फिर बीजेपी से लोग परेशान हो जाते हैं तो फिर वो कांग्रेस की तरफ आते हैं। लेकिन इस बार जो जनता ने रुख अपनाया है, उसको देखते हुए कहीं भी ये सामने नहीं आ रहा था कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो सबके अलग अलग नतीजे हैं, लेकिन जो इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो चुनाव है वो इस बार मतदाता इतना शातिर हो गया है, समझदार हो गया है कि उसने सारे एग्जिट पोलों को भी कई बार गलत साबित किया है। तो राजस्थान के लिए कहा जाए तो राजस्थान का जो चुनाव हुआ है इस बार वो क्षेत्र के हिसाब से हुआ है, कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से हुआ। लोगों ने चेहरे देखे हैं, जहां विकास देखा है वहां भी वोटिंग अच्छी हुई है, कई जगह चेहरे देखकर वोटिंग की गई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो एक रिवाज बना हुआ है वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से वो परंपरा बरकरार है कि कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। इस बार के आंकड़े भी, जो अधिकतम आंकड़े आए हैं वो भी इसी तरीके के कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो रिवाज बना हुआ है वो अभी तक के आंकड़ों से तो बरकरार नज़र आ रहा है कि वो कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए ही कई तरीके के आंकड़े आए हैं, जिसमें कई एग्जिट पोल में कांग्रेस को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो एग्जिट पोल है उसमें सत्ता परिवर्तन होता नज़र आ रहा है। जी, तो जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, और यहाँ हमारे साथ हमारे हर एक विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा सटीक जो आंकड़े हैं, जिस तरह की लहर है, वो ही हमको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं मेरी सहयोगी छवि से कहूंगी, छवि आप भीलवाड़ा और अलवर से शुरुआत करें और हम बताएं कि वहां पर कैसा यहाँ मतदान रहा है और क्या है वहां की जनता का मूड। बिल्कुल, तो चलिए दर्शकों, आपको सीधा लिए चलते हैं राजस्थान के सिंह द्वार कहे जाने वाले अलवर सीट पर। देखिए, अलवर काफी हॉट सीट पड़ी हुई है, जहां पर आप देखिए कई सारे बड़े नेताओं ने बड़ी जनसभाएं की हैं और देखिए जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। वहीं पर देखिए हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और इसी बीच में क्या कहेंगे आप? 11 सीटें हैं अलवर में, क्या रुख देखा गया है जनता का? देखिए छवि, बताना चाहूँगा कि राजस्थान का सिंह द्वार है अलवर और राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है अलवर। अलवर ज़िले की 11 विधानसभाएं हैं, जिसमें इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। चूँकि कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी यहाँ पर सभा की थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर 2 बड़ी जनसभाएं की थी। और 11 विधानसभाओं में हम बात करें, सबसे चर्चित राजस्थान की जो विधानसभा है तिजारा, जहाँ पर सबसे सेकंड नंबर का पोलिंग जो प्रतिशत है सबसे ज़्यादा रहा है। पोखरण के बाद तिजारा का सबसे ज़्यादा पोलिंग रहा है। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो नाथ संप्रदाय के हैं, उनके परम सहयोगी शिष्य कह सकते हैं, जो अलवर सांसद हैं महंत बालकनाथ योगी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने हैं इमरान खान। बताना चाहूँगा कि अलवर में जो तिजारा विधानसभा सीट है, इसको लेकर इमरान खान, जो रोचक तथ्य है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा समाचार प्लस के माध्यम से, रोचक तथ्य तिजारा का ये है कि इमरान खान जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो सुबह तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और कुछ घंटों बाद ही वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस उन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है। तिजारा में दोनों के बीच सीधी टक्कर है। चूँकि मतदान प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है तो कांटे की टक्कर है, लेकिन ध्रुवीकरण का जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम के दम पर यहाँ पर दोनों प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है। विकास की कहीं कोई बात नहीं यहाँ पर सामने नहीं आई, कांटे की टक्कर है। लेकिन जो ध्रुवीकरण हुआ है, हिंदुत्व की बात हुई है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा 2 कैबिनेट मंत्री यहाँ से लड़े हैं। बानसूर विधानसभा क्षेत्र से उद्योग मंत्री शकुंतला रावत मैदान में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने देवी सिंह शेखावत, जो अलवर यूआईटी के चेयरमैन रहे हैं, उनको मौका दिया है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी में किसी समय हुआ करते थे, वो यहाँ पर बागी के तौर पे एएसपी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से वो चुनाव मैदान में हैं। और जो सीधे सीधे टक्कर नज़र आ रही है यहाँ पर
आज़ाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नज़र आ रही है। वहीं अलवर ग्रामीण की मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर नज़रें हैं टीकाराम जूली जो कैबिनेट मंत्री है, वो यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के काफ़ी नज़दीक हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। और टीकाराम जूली के सामने जयराम जाटव, इनका भी रोचक तथ्य हमारे समाचार प्लस के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि टीकाराम जूली को जयराम जाटव भारतीय जनता पार्टी को जब जब टिकट मिला है, 2 बार उनको टिकट मिला है, दोनों बार वो जीते हैं। एक बार उनका टिकट कटा था तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव हारी थी। और सरकार का भी यही एक पहलू है, दिलचस्प पहलू मैं बताना चाहूँगा कि जयराम जाटव जब जब जीते हैं, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो बीजेपी ने सुधार करते हुए इस बार उनको प्रत्याशी बनाया है। तो वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त कांटे की टक्कर है और टीकाराम जूली की जो मंत्री हैं उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। कुल मिलाकर जो अलवर की 11 विधानसभा सीटें हैं उनमें अच्छी टक्कर है। और एक महत्वपूर्ण सीट है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान, जो वर्तमान में सरकार में मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो उनको प्रत्याशी कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है। उनके सामने जय आहूजा जो कि पूर्व विधायक, जो भारतीय जनता पार्टी में बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं, ज्ञानदेव आहूजा, उनके भतीजे हैं, उनसे टक्कर है। और चूंकि इन त्रिकोणीय मुकाबला रामगढ़ में देखा गया है, भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से टिकट के पर चुनाव लड़े थे, सुखवंत सिंह, वो चुनाव मैदान में हैं। और जो जानकारी आ रही है सर्वे के आधार पे, हम रामगढ़ में गए थे। कुल मिलाकर अलवर में यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। मेरे सहयोगी राखी जुड़ी है। राखी, हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनका परिचय करवा दीजिए। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर ने 11 विधानसभा क्षेत्रों का यहाँ पर अलवर में बताई दिया है। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, प्रतीक सिंह हमारे साथ में है, आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रतीक जी, आपके सामने आपने 11 विधानसभा क्षेत्रों का हाल सुन ही लिया है। 3 तारीख को अब यहाँ पर आप कुछ देर पहले आप कह रहे थे आपको 3 तारीख को मिठाई खिलाएंगे। नहीं, देखिए, आप अगर सारे एग्जिट पोल की बात करेंगे तो मेन तौर पे जो बड़े बड़े एग्जिट पोल हैं, चाहे एक्सिस माई इंडिया के कर लीजिए या टाइम्स नाउ की बात कर लीजिए या उसके अलावा इंडिया टीवी की बात कर लीजिए, तो सारे ही एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी को बढ़त बता रहे हैं। मैं फिर भी उनसे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि क्योंकि वो सीट 20-30 कम करके बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो 20-30 सीटें और आने वाली है। निश्चित तौर पर 3 तारीख को यहीं बैठेंगे, आप सबको मिठाई खिलाएंगे। पुणे तो सर, आपने बाकी सबका बता दिया, आप समाचार प्लस का ऐड करके आप टोटलिटी में एक एग्जिट पोल बता दीजिए। नहीं, मैंने तो बता दिया। अगर आप मोटे तौर पे आपका भी उसके अंदर ऐड कर लीजिए तो 4-5 जो बड़े बड़े हैं, बाकी तो हर आदमी, हर व्यक्ति ट्विटर पे अपना ओपिनियन पोल देता रहता है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। तो मोटे तौर पे अगर 4-5 अगर आप उठाएंगे जो बड़े बड़े हैं, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर आगे दिख रही है। और जनता ने हमारी योजनाओं को, हमारे सुशासन को वोट किया है। 3 तारीख को जब मतपेटी खुलेंगी तो पुनः 120 सीटें जीत करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रतीक जी, कुछ देर पहले आप जब यहाँ पर चर्चा हो रही थी तब आपने कहा था कि जो बच्चा एग्जाम देता है उसको पता है कि वो कैसी परीक्षा देकर आया है, कैसा परिणाम रहेगा। तो आपकी परीक्षा, आप अव्वल नंबर पर है। नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो होशियार बच्चा होता है उसको गणित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हम तो 25 तारीख को जब वोट डले थे तब से कह रहे हैं कि 120 सीटें जीत करके सरकार बनाने वाले हैं। अब बीजेपी वाले कितने भी अब एग्जिट पोल को देख लें या जो ज़्यादा सीटें जिता रहे हैं उसको देख लीजिए, कोई बात नहीं। 3 तारीख में अब 3 दिन बाकी हैं, पता लग जाएगा 3 तारीख को किसकी सरकार आने वाली। चलिए, हमारे साथ में बीजेपी की पूजा जी है। बिल्कुल, पूजा जी, क्या कहेंगे आप? जो प्रतीक जी ने कहा है कि सरकार बनेगी तो कांग्रेस की। देखिए, मैं कहूँगी कि खुश रहने का अधिकार सबको होना चाहिए। अभी 2-3 दिन ये लोग खुशियाँ मना लें। 3 तारीख की बात है, बिल्कुल मिठाई खिलाएंगे प्रतीक जी को, यहीं बैठ के मिठाई खिलाएंगे। एग्जिट पोल कह रहे हैं, अभी तो एग्जिट पोलों को ये बोल रहे हैं कि कुछ गलत है, कुछ सही है, वॉटेवर जो भी है। अब ये ईवीएम को कोसना चालू करेंगे। आप 3 तारीख से देखिएगा, जैसे जैसे होगा 130 प्लस में भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार बनाएगी। और मैं बीइंग ए लेडी ये कहूँगी कि इस बार राजस्थान में महिलाओं ने, राजस्थान मध्य प्रदेश या महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, वो उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और जब जब महिलाएं वोट देने निकलती हैं, निश्चित तौर पर वो जिस तरह से उनको सशक्त देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया है, तो ये वोट प्रतिशत भी बता रहा है कि ये सरकार मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। और रिवाज बिल्कुल कायम है। प्रतीक जी, 3 तारीख को मिलके मैं प्रतीक जी को बहुत दिल जी भर के मिठाई खिलाऊंगी। एक बड़े बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आगे भी मैं आपको खुश रहने का मौका दूंगी प्रतीक जी, क्योंकि एक अच्छे सुशासन वाली सरकार, महिला हितैषी सरकार, युवाओं की हितैषी सरकार, किसानों
की हितैषी सरकार, जनता के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने जा रही है राजस्थान में मजबूती के साथ में। देखिए, अब तक डिबेट में मैंने हमेशा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखा है। आज एग्जिट पोल की बात हो रही है, हंसी खुशी से दोनों ही यहाँ पर पार्टी जो है, कांग्रेस से प्रतीक जी है, बीजेपी से पूजा जी है, हंसी खुशी वो एक दूसरे को मिठाई खिलाने की बात कर रहे हैं। चलिए, मिठाई कोई भी खिलाए, हमें भी मिठाई मिलेगी। हम और भी हमारे रिपोर्टर से बात करते हैं कि क्या है वहाँ का विधानसभा का। फिलहाल हम भीलवाड़ा के हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है फिलहाल। क्या लगता है आपको? आपने प्रतीक जी की भी बात सुन ली और पूजा जी की भी बात सुन ली, अब आप बताएं उन्हें कि फिलहाल क्या है वहाँ की स्थिति। मुझे तो राखी जी ये लग रहा है दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, मगर जिस चैनल पे हम सशक्त के साथ बात कर रहे हैं, जो हमारा चैनल जो सर्वे बता रहा है, वो चैनल का जो हमारा सर्वे बिल्कुल आप 3 तारीख को देखना, इनके जो बातें हैं ये बातें रह जाएगी। और हमारे चैनल का जो सर्वे है वो अक्षर मेरे को सही साबित होता दिख रहा है। अब आपने बात की हमारे ज़िले की क्या स्थिति है। कपड़ा नगरी है, कपड़ा नगरी में भीलवाड़ा ने लगातार 2 बार सीएम दिया है राजस्थान को, शिवचरण माथुर के नाम से। शिवचरण माथुर ने कांग्रेस को एक मतलब एक तरह से मजबूती दी और काठबंद, जिसको कह सकते कंठीबंद वोटर कांग्रेस का तैयार हुआ वहाँ पर कई कैबिनेट मंत्री निकले, वहाँ से केंद्रीय मंत्री निकले। सीपी जोशी ने नाथद्वारा से आके वहाँ चुनाव लड़ा, केंद्रीय मंत्री रहे, रेलवे मंत्री रहे, पंचायत राज मंत्री रहे मैडम। मगर लगातार कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो लगातार जो है कम होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि जो वहाँ का सत्ता और संगठन, जब कांग्रेस सत्ता में आई तो वहाँ संगठन के साथ में उसका तालमेल लगातार कम होता गया। यही वजह है कि कांग्रेस वहाँ पे लगातार कमज़ोर हो रही है। 2018 का चुनाव देखें आप तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस केवल 2 सीटों पे संतोष करना पड़ा कांग्रेस को। इस बार भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी स्थिति वहाँ पे दिख नहीं रही है। एक सीट जो आसिंद की आती दिख रही थी हगामीलाल मेवाड़ा के रूप में, वो भी वहाँ पर एक निर्दलीय जो नारूलाल भील खड़ा हुआ है उसकी वजह से मुझे खटाई में जाती दिख रही है। और जो स्थिति है कमोबेश यही दिखाई दे रही है कि हो सकता है एक निर्दलीय भीलवाड़ा जो शहर है उससे आ सकता है। जो जिस तरह से सापरा में कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक सीट का नुकसान हो सकता है, मगर सापरा में भी जो एक कद्दावर लीडर है, जो गृह मंत्री रह चुके, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे कैलाश मेघवाल, वो खुद फंसे हुए हैं। तो एक जो सीट का कहीं ना कहीं लग रहा था, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस ज़्यादा अच्छी स्थिति में है भीलवाड़ा कपड़ा नगरी में इस बार। और उसको जो हो सकता है 2018 का जो चुनाव परिणाम है उससे भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर भीलवाड़ा में तो स्थिति ठीक नहीं लग रही है कांग्रेस की। प्रतीक जी, आप सुनते रहिएगा सभी स्थिति, आप यहीं बैठे हैं, लाइव आप सुन ही रहे हैं। चलिए, हम हमारे और भी सहयोगी हैं, उनसे बात करते हैं। हम यहाँ बूंदी विधानसभा क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। बूंदी की क्या स्थिति है? जी, आपको बता दूं मैडम कि बूंदी में 3 सीटें हैं, 3 में से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। क्योंकि कारण ये रहा बूंदी विधानसभा का तो कि 3 बार तो मंत्री रह चुके बीजेपी के, उसके बावजूद भी कार्य नहीं हुआ, तो लोग वहाँ से खुश नहीं है। कांग्रेस के विधायक है हरिमोहन शर्मा पूर्व जो हारे हुए, उनका अब की बार पलड़ाबाजी लग रहा है। हिंडोली विधानसभा को लेके चलते हैं तो हिंडोली में 4 सीट मानी जाती है, मगर उसमें क्या हुआ, एक जातीय समीकरण बैठ रही है। तो आज़ाद समाज पार्टी से एक दूसरा प्रत्याशी खड़ा हो गया उनके सामने, तो कांग्रेस में मंत्री अशोक चांदना भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी प्रभुलाल सैनी जी का पलड़ाबाजी नजर आ रहा है। दूसरा ये रहा कि भाजपा से जो स्टार माने जाते हैं किरोड़ीलाल मीणा, उनके दौरे हुए हैं, उन दौरों से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मीणा समाज का वोट बैंक बना है उधर। दूसरा अपन पाटन क्षेत्र में चलते हैं तो पाटन में एक बीजेपी के खाते में जा रही है सीट, चंद्रकांता मेघवाल जी है, वो बिरला का गढ़ माना जाता है। इस वजह से वहाँ पे भी कांग्रेस की हार हो रही है। और भी कुछ देखते हैं तो बूंदी के लिए देखते हैं तो बूंदी विधानसभा में कार्य कुछ नहीं हुए। 3 बार एमएलए रह चुके, तो बूंदी की जनता नाराज है भाजपा के प्रत्याशी अशोक डोकरा से। मगर कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वह जीतने के पूरे आसार बन रहे हैं। चलिए, यहाँ बूंदी में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। छवि, हम आपसे कहेंगे कि हमारे साथ आरएलपी के राजेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछे, उनकी भी हम राय ले ही लेते हैं कि क्या कुछ रहेगा इस बार। बिल्कुल राखी, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही आपने बात सुन ली है। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हैं, प्रतीक जी और पूजा जी। अब ऐसे में आरएलपी कहां पर कितनी बढ़ोतरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या जहां पर आपने प्रत्याशी उतारे हैं क्या वो पूर्ण बहुमत के साथ जीत पाएंगे?
देखिए मेरा नाम राजेश बुनकर है और पहले तो नाम में कंफ्यूज है ना आपके, राजेश बुनकर नाम है। और देखिए हमने तो पहले भी 2018 में जब चुनाव लड़ा था, हम नए हैं आप लोगों के सामने। आप लोगों ने तो बहुत एक तरीके से एक लंबी जर्नी आप लोगों ने गुजारी, आपके पास सारे व्यवस्थाएं हैं। हम लोगों ने तो एक समानता बहुत सारी चीज़ों के साथ में हमने व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने चुनाव लड़ा है। ये ज़रूर है कि कांग्रेस की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, किसको कौन मिठाई खिला रहा है ये पता नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली है कि इस बार चाहे किसी की भी सरकार बने, हमारे हाथ में आप लोगों की नकेल रहेगी। ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है, इसमें कोई कतई दो राय नहीं है। और 2018 में भी हमने जब चुनाव लड़ा था 57 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, हंसने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, क्या लग रहा है? बढ़िया है, अच्छा है। आप देखिए आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, हनुमान बेनीवाल जी की जो सभाएं हैं, जिस तरीके से लोग हमें अपना मतलब कहते हैं ना आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पहुँचे हैं, पधारे हैं। आप देखिए उठा करके बहुत लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर के आशीर्वाद प्रदान किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और व्यवस्था परिवर्तन तो होता दिख रहा है हमें भी। आज जो एग्जिट पोल है या जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं कि ये खुद असमंजस में है, क्योंकि चुनाव इस बार हम भी आप लोगों के सामने लड़ रहे हैं। करीब 77 सीटों पर तो हम आरएलपी वाले चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं करीब 47 सीटें लगभग। कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? हमारी कम से कम ना करते 15 सीटों के लगभग हमारा चुनाव रहेगा, जो बिल्कुल फाइट पर है हमारा। चलिए फिर देखिए, आपने कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी के भी रुख देख लिया है। वहीं पर देखिए हमारे साथ मौजूद है सूरज सोनी जी, हैं जन समस्या निवारण मंच के प्रदेशाध्यक्ष। काफी यहाँ पर पूरे प्रदेश भर का इन्होंने दौरा किया है। अब ये अपना विश्लेषण देंगे कि कहां पर इन्होंने सटीक तरीके से क्या कुछ जनता का मूड देखा है, क्या रुख देखा है, क्या कहते हैं? मैं चाहूंगी सूरज जी पहले एक बार आप जेपी जी का सुन ले, क्योंकि इन्होंने अभी तीनों का ही सुन लिया है, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी और या राजेश जी का भी सुन लिया है। सर देखिए वहां से भी 15 सीट आ रही है, इधर से भी जीत है, इधर से भी जीत है, क्या लग रहा है? समाचार प्लस क्या तो लिखे तो क्या लिखे? देखिए राखी, आपके तो मजे हैं राखी। देखिए ये मिठाई खिलाएंगे या वो मिठाई खिलाएंगे, वो कह रहे हैं कि दोनों की मिठाई हमारी चीनी के बिना नहीं बनेगी, कोई भी मिठाई खिलाए और अपने को मिठाई खाने से मतलब है। लेकिन एक सीरियस नोट पर बात ये लगती है कि इस एग्जिट पोल में जो एग्जिट पोल्स बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं, जो एग्जिट पोल कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं, देर सवेर इनके कारणों के ऊपर चर्चा होगी जब परिणाम आ जाएगा उसके बाद। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर बढ़त लेती है राजस्थान में, तो भले ही आप भीलवाड़ा मॉडल की और कोविड मैनेजमेंट की और महिला सुरक्षा की और स्कूटी की और मोबाइल की और लैपटॉप की, किसी की भी बात कर लें, लेकिन कांग्रेस का अगर कोई कारगर हथियार रहा है तो वो ओपीएस रहा है और दूसरा चिरंजीवी रहा है। अब इसमें भी मज़े की बात आप ये देखिए कि चिरंजीवी और जो चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में काम हुआ, उस काम की वजह से सरकार को बहुत मजबूती मिली है चुनाव में जाने में। लेकिन सरकार के चिकित्सा मंत्री पूरी तरह फेल हैं। सरकार के चिकित्सा मंत्री चुनाव हार रहे हैं, इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि सरकार का लार्जर लेवल पर जो मतलब एक वाइडर जो सरकार के रूप में रोल रहा है वो ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी भूमिका या उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल रही है। इसी तरह बीजेपी महिला सुरक्षा की बात उठाए, कानून व्यवस्था की बात उठाए और तमाम बातें उठाएं, लेकिन उन सब का कोई सीधा असर होगा ये हम इसलिए नहीं मान सकते कि भारतीय जनता पार्टी 3 साल तक, 3.5 साल तक विपक्ष की भूमिका से नदारद ही दिखाई दी है। पिछले साल भर में, 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से यूँ कहिए कि आप हरकत में आइए, और इलेक्शनरिंग स्टार्ट होने से जस्ट पहले ही भारतीय जनता पार्टी का आप हरकत में आना देख सकते हैं। तो ये ज़रूर रिमार्केबल बात रहेगी कि 2011 से शुरू हुआ नरेंद्र मोदी का जो मोदी मैजिक जिसको आप कहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी 130 सीटें राजस्थान में ला रही है बिना किसी चेहरे को प्रोजेक्ट किए, बिना किसी बड़े मुद्दे के, बिना किसी बड़े असंतोष के, बिना किसी अंडरकरंट के जो दिख जाता है चुनाव से पहले, ऐसी किसी चीज़ की अगर आ रही है तो फिर मोदी मैजिक बहुत डीप रूटेड है और मोदी मैजिक बहुत इफेक्टिव है, आपको ये मानना पड़ेगा। उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है और उसका फिर किसी के पास कोई तोड़ नज़र नहीं आता। छवि, मोदी मैजिक चल जाएगा? एक तरफ अगर मोदी के चेहरे के ऊपर ही किया जा रहा है तो मोदी मैजिक चलने की भी संभावना है। साथ ही साथ यहाँ पर ओपीएस है जो स्कीम निकली है और उसी के साथ साथ चिरंजीवी भी जो है योजना जो है उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है उम्मीद जताए हुए हैं। आप आगे पूछे वहाँ सूरज जी से कि उनको क्या लगता है। बिल्कुल, ग्राउंड पर आपने पूरा दौरा किया पूरे राजस्थान भर का, क्या लगता है आपको, क्या मूड है? जैसे कि कांग्रेस पार्टी की ओर से योजनाएं चलाई गई, हेल्थ को लेकर सबसे आगे रहा ओपीएस की, जैसे सर ने बात कही। देखिए निश्चित तौर पे छवि, राजस्थान भर की हम बात करें तो सरकार की जो योजना थी, हम फरवरी में हम गए थे लोगों के बीच में, तब हालात कुछ और थे, नई नई योजनाएं आ रही थी,
चिरंजीवी योजना चल रही थी पहले से। इसके साथ साथ ओपीएस का भी जो है ऐलान हो चुका था। तो उस समय कर्मचारी, चाहे वहाँ पे मजदूर हो, चाहे लोग हो, चाहे किसान हो, सबके बीच में एक सरकार को लेकर के, योजनाओं को लेकर के कौतूहल था और लोग उनको एंटरटेन भी कर रहे थे और लोगों में उत्साह था। जो शिविर लगे आपने देखा कि उनमें लोग जा भी रहे थे। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जब हमने अभी चुनाव से पहले दौरा किया तो हालात बिल्कुल बदले हुए थे और उन हालात के अंदर लोगों को यही था कि ये योजनाएं केवल जो है कागजी कर्मकांड का हिस्सा बन के रह गई, नीचे धरातल पे लोगों के बीच में एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। और उसका खामियाजा ये रहा कि जैसे हम कोटपुतली में गए तो वहाँ कुछ महिलाएं थी, उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, वो फार्म लेके घूमती फिर रही थी। ऐसे ही भीलवाड़ा चाहिए, आप मेवाड़ में जाइए, आप दौसा में जाइए, तो लोगों के अंदर बड़ी नाराजगी थी। तो उस समय ये लग रहा था कि बड़ा जो है स्विम होने वाला है इस चुनाव के अंदर और ऐसा लग रहा था कि अब की बार जो बीजेपी है 160 प्लस लेकर के जाएगी। लेकिन जब टिकट वितरण हुआ उसके बाद में और चुनाव के बाद में मेरी जो पूरी टीम राजस्थान में लगी हुई है, मैंने खुद भी दौरा किया और सब जगह से जो रिपोर्ट्स आई उसमें यही था कि ये बढ़त बिल्कुल एडवांटेज बीजेपी को है। लेकिन वो जो दौर था, जो चढ़ाव था, वो जो है थोड़ा सा कम रहा है। और अभी ये हम मान सकते हैं कि ये जो हवाएं अभी चल रही है ये निश्चित तौर पे फिजाएं बदलती हुई नज़र आ रही है। और हालात ये देखिए आप कि अभी जो बात की जेपी जी ने कि जो मंत्रियों की हालात है, वो मंत्री मैं खुद दौसा गया था अभी 10 दिन पहले, चुनाव के कुछ समय पहले। तो वहाँ पे जब एक मीटिंग थी कैबिनेट मंत्री की लालसोट में, तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा लोगों को रास्ते रोक रोक करके कहा था कि यहाँ मुख्यमंत्री जी की मीटिंग है, आप पहुँचो वहाँ पे। और लोग निकल के जाना चाह रहे थे कि हमको भाषण नहीं सुनना है, हमको भाषण नहीं सुनना है और हमको जाने दो, हमको जाने दो। मतलब ये संघर्ष चल रहा था लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में। तो ऐसे हालात थे कि अट्रैक्शन रहा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि बदलाव है निश्चित तौर पे। लोगों के अंदर जो योजनाएं थी उससे अधिक चर्चाएं नाथी के बाड़े की, सांचौर की पाठशाला की, पेपर लीक की, ये जो इशू थे ये लोगों के बीच में चले गए और उससे इस चुनाव का जो परिणाम है उस परिणाम को जो है प्रभावित करने की दिशा के अंदर ये चुनाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी मैजिक को लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे राजस्थान में बड़ी बड़ी जनसभाएं की है, कई सारे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को घेरा है। गेम चेंजर मैं कहूंगा कि मोदी जी का जो दौरा था वो गेम चेंजर रहा। और जो रोड शो रहे राजधानी समेत, राजधानी के अंदर लग रहा था लोगों को कि इस बार कांग्रेस जो है वो ज्यादा बढ़त लेती दिखाई दे रही है। लेकिन जब से मोदी जी का रोड शो हुआ है उसके बाद में और 25 तारीख के बीच में मैं समझता हूं कि पूरा स्विंग हुआ वोटों का और उसका जो क्रेडिट किसी को मिलता है तो वो नरेंद्र मोदी जी को मिलता है। दूसरी एक बात मैं कहूंगा कि इस चुनाव के अंदर हर संभाग से बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए पिछली बार पूरी राजस्थान के अंदर एक तरफा बढ़त कांग्रेस की थी, एक तरफा लीड जो है वो कांग्रेस लेकर के गई थी। उस कारण चाहे कुछ भी रहे हो, मेवाड़ से सीटें बीजेपी की आई थी, शेखावाटी से कम थी लेकिन आई थी। ऐसे ही वागड़ में हम देखें, हम हाड़ौती में देखें तो प्रभाव था, लेकिन पूरी राजस्थान पूरा साफ था। इस बार पूरी राजस्थान के अंदर बीजेपी को सीटें मिल रही है, शेखावाटी में सीटें आ रही है, अलवर में भी टक्कर है लेकिन सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा आकलन है। बीजेपी को होती हुई दिखाई दी। मेरी सहयोगी राखी बनी हुई है। राखी, बात कर लेते हैं अजमेर संभाग की। अजमेर से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे बातचीत कीजिए, क्या कुछ लगता है वहाँ पर? बिल्कुल, हमारे साथ अजमेर के हमारे सहयोगी कौशल जैन हमारे साथ में हैं। कौशल, सूरज जी कह रहे हैं कि गेम चेंजर हैं मोदी जी, तो क्या लग रहा है गेम इस बार चेंज हो रहा है? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं हमारे चैनल हेड जेपी शर्मा जी और डायरेक्टर जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमने ना एग्जिट पोल नहीं दिखाया, हमने दिखाया एग्जिट पोल का निचोड़। देखिए निचोड़ अपने आप में कितना बड़ा शब्द है जिसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। और यहाँ पर बात अगर गेम चेंजर की जा रही है तो देखिए कर्नाटक का जो चुनाव है वो बीजेपी ने मोदी के फेस पर लड़ा, नतीजा सामने देखा। हम यहाँ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ चेंजर की बात आ रही है तो बात की जा रही है। उसके बाद इन्होंने एकदम अपनी जो रणनीति थी उसको चेंज किया और उस चेंज के दौरान आप देखें तो राजस्थान को इतना गंभीरता से चुनाव को लिया गया कि इसको पूरा फोकस ही जो चुनाव 24 को होने वाला है उसको फोकस करते हुए इसको चुनाव को लड़ा गया। फिलहाल अजमेर की क्या? और उसको देखा जाए तो अजमेर के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। उनमें से एक ऐसा विधानसभा है केकड़ी, जहां पर पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा चुनाव लड़े हैं। उनके सामने शत्रुघ्न गौतम है, वो चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर जो कांटे की टक्कर है वो देखी गई। हालांकि इस सीट से हमारे सहयोगी हमारे साथी बैठे हैं, उनसे बात बाद में की जाएगी। पहले बात करें तो अजमेर की जो 7 विधानसभा सीट हैं शेष बची हुई, इन शेष 7 विधानसभा सीटों पर पार्टी की जो अंदरूनी बगावत है
उसने पूरे के पूरे समीकरण और पूरे जो बीजेपी और कांग्रेस के दावे हैं उनकी हवा निकाल दी है। यहाँ पर हर सीट पर किसी पर बागी खड़ा है तो किसी पर सीधे सीधे जो भीतरी घात है उसका सामना दोनों ही पार्टियों को करना पड़ेगा। हम बात करें अजमेर उत्तर की, तो अजमेर उत्तर में पूर्व जो शिक्षा राज्य मंत्री है वासुदेव देवनानी, उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, इनको दूसरी बार पार्टी ने टिकट दिया। अब यहाँ पर ज्ञान सरस्वत जो बीजेपी के बागी हैं, उन्होंने इस पूरे खेल को बीजेपी के पक्ष से हटा दिया और वो जो गेंद है वो सीधे सीधे महेंद्र सिंह रलावता के पाले में जाती दिखाई दे रही है। हम पुष्कर की बात करें तो पुष्कर में डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती जो बागी बन के चुनाव लड़े हैं, कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास कहे जाने वाले थे, उन्होंने वहाँ पे समीकरण को बिगाड़ा। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस सीधे टक्कर की स्थिति में आ गई है। हम बात करें किशनगढ़ की, तो किशनगढ़ के अंदर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका नामांकन भरवाया और उसको बहुत एक हॉट सीट के रूप में पेश किया। तो यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सुरेश टाक, उन्होंने समीकरण बिगाड़ दिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पक्ष है वह मजबूत दिखाई दे रहा है। हम ओवरऑल बात करें तो देखिए मसूदा के अंदर जो बागी हैं वाजिद चीता, उसने पूरा गेम चेंज किया और वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को मजबूत कर बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की बात की। हम बात करें अजमेर दक्षिण की, तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की कैंडिडेट है बहुत कमज़ोर है, लेकिन वहाँ पर जो बड़ी बात सामने आ रही है वो है कि लगातार 4 बार से विधायक होने के बाद, 2 बार मंत्री रहने के बाद भी अनीता बघेल लोगों के दिलों को जीतने में इतनी कामयाब नहीं हो पाई जैसा अनुमान जो वोटर्स का दिखाई दिया वो देखने को मिला। हालांकि ये भी सही है कि इस बार जो मतदाता था वो इतना शातिर और इतना बिल्कुल अलग अंदाज में रहा कि उसने कहीं भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो वोट कहाँ डाल के आया। तो कुल मिलाकर आखिर देखा जाए तो अजमेर जो है ना वो मिश्रित देखा जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि अजमेर की 8 में से 5 विधानसभाएं कांग्रेस को मिल रही हैं, 2 बीजेपी को मिल रही हैं, तो एक सीट पर कहीं ना कहीं निर्दलीय जो है वो टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के ये आंकलन फिलहाल जो है अजमेर का देखा गया। बिल्कुल, अजमेर के बारे में आपने बता ही दिया है। केकड़ी की भी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी का कहीं ना कहीं पाला मजबूत है, लेकिन बागियों ने जो है वो वहाँ का नक्शा जो गणित है वो समीकरण थोड़ा सा बिगाड़ दिया। फिलहाल केकड़ी की क्या स्थिति? देखो राखी, मैं आपको बताना चाहूँगा केकड़ी से 2 दिग्गज रघु शर्मा और शत्रुघ्न गौतम बीजेपी से खड़े हुए हैं। बागियों की बात की जाए तो बाबूलाल सिंघानिया ने निर्दलीय फार्म भरा था, वो फॉर्म खारिज हो गया था। इस चक्कर में दोनों के बराबर की टक्कर अभी बीजेपी में और कांग्रेस में दोनों के बीच में सीधी टक्कर है। तो कांटे की टक्कर है। चलिए छवि, यहाँ पर कांटे की टक्कर है। हमने अजमेर की भी बात करी है और यहाँ पर सीधी सीधी टक्कर दिखाई गई है। संभाग की बूंदी से बात कीजिए कि क्या कुछ वहां पर तस्वीरें साफ हो रही है एग्जिट पोल। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर बूंदी की हम बात कर चुके हैं। हम आपसे पहले हो चुकी है बात हमारी। छवि, हम जयपुर की बात करेंगे। हम यहाँ पर हमारे सहयोगी लीलाधर से बात करते हैं। लीलाधर, 19 विधानसभा क्षेत्र, हाँ, तो यहाँ पर आप बताइए कि इन विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर जयपुर में मतदान भी खूब प्रतिशत में रहा है और अब फिलहाल सब इंतज़ार में है कि 3 तारीख को क्या होने वाला है, कौन मिठाई खाएगा और कौन खिलाएगा। जी राखी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। समाचार प्लस की चैनल की जो टीम है उन्होंने ग्राउंड लेवल रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है। अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जीत का समीकरण बता रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। यहाँ सभी प्रवक्ता वगैरह भी बैठे हैं, ठीक है। जहाँ तक बात की है जयपुर शहर के अंदर जो मोदी जी की रैली निकली उसके बाद कुछ समीकरण चेंज बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ तक बात की जाए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, कांग्रेस है जो बात करें अपनी जन कल्याण की योजना, 7 गारंटी योजना, और जो बात करें सीएम है अशोक गहलोत वापस से सरकार लाने की बात कर रहे हैं। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी, चलिए योजनाओं की बात हो गई, आपको क्या लग रहा है? आप तो ये बताइए फिलहाल पलड़ा किसका भारी? पलड़े की बात कहें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने चुनाव लड़ा है, परंतु पीएम मोदी के चेहरे पे भाजपा ने चुनाव लड़ा है। चलिए हम कोटपुतली की बात कर लेते हैं। कोटपुतली से गिरिराज आए हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं। गिरिराज, आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण है वहाँ कोटपुतली? जी राखी, मैं बताना चाहूँगा कि कोटपुतली का जो समीकरण है बड़ा त्रिकोणीय है, क्योंकि कोटपुतली में अभी कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव हैं, दूसरी बार विजयी हुए हैं और उनके जो क्षेत्र में जो 70 साल की जो मांग थी जिले की वो पूरी हुई है।
और उसी को लेकर जैसे कि जातीय समीकरण को देखें तो भाजपा से हंसराज पटेल हैं, हंसराज पटेल का भी जो बीजेपी से है उनका भी, लेकिन निर्दलीय जो मुकेश गोयल है वो भाजपा से बागी होकर उन्होंने चुनाव में ताल ठोकी है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं तीनों की जो टक्कर है बड़ी कांटे की टक्कर है। और मतलब ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कोटपुतली में भी जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर है। तीनों तरफ जो त्रिकोणीय मामला यहाँ पर बना हुआ है कोटपुतली में। हमारे साथ में अलवर ग्रामीण से भी जुड़े हैं हमारे साथ में। आप बताइए क्या स्थिति वहाँ पर अलवर ग्रामीण में? देखिए मैडम, मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि अलवर ग्रामीण में बहुत बड़ी कांटे की टक्कर है। जबकि वहाँ पे पहले हमारे जयराम जाटव वहाँ से 27,000 वोटों से 2013 में इलेक्शन लड़े थे तो वो जीते थे, लेकिन अब की बार जो वहाँ पे आमने सामने टीकाराम जूली और जयराम जाटव है तो मजबूत स्थिति में जयराम जाटव है। और वहाँ पे एक जाति समुदाय को लेकर हिंदू मुस्लिम को ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं, उसको लेकर आज की तारीख में देखा जाए तो जाटव समाज की तरफ से है तो जाटव समाज का मजबूत जयराम जाटव लगते हैं। बिल्कुल, जयराम जाटव मजबूत स्थिति में है। यहाँ पर किशनगढ़ वार्ड से भी हमारे सहयोगी आए हुए हैं। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? देखिए, किशनगढ़ वार्ड में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच में है। भाजपा के हैं पूर्व विधायक राम मेहत यादव और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दीपचंद खैरिया जो वर्तमान में विधायक हैं। वो काफ़ी लोकप्रिय और स्वच्छ छवि के आदमी हैं। उनके वैसे तो कड़ा मुकाबला है, लेकिन दीपचंद खैरिया की तरफ ये पॉजिटिव है कि उन्होंने एक नए ज़िले की घोषणा करवाई, खैरतल नया ज़िला बनवाया है, उसका उनको फ़ायदा मिलता दिख रहा है और इसलिए वो सीट निकालते नज़र आ रहे हैं। चलिए, कहीं पर यहाँ पर बीजेपी का भगवा दिखाई दे रहा है तो कहीं कांग्रेस की योजनाएं जो हैं वो जोर पकड़े हुए हैं। छवि, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। बिल्कुल, समाचार से कह रहा है राजस्थान वो मॉडल बना देश का। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं समाचार प्लस पे एग्जिट पोल का ये महानिचोड़। और यहाँ हमने हर विधानसभा क्षेत्र से हमारे जो यहाँ सहयोगी बैठे थे उन सब से बात की, समीकरण जाना, क्योंकि मतदान होने के बाद में अब हर किसी के मन में यही हलचल, यही कौतूहल बना हुआ है कि सरकार किसका होगा राजस्थान, इसके ऊपर ही चर्चा हो रही है। और समाचार प्लस आपको वो आंकड़े धीरे धीरे करके बात करके आपके सामने लेके ही आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के लीडर हैं प्रतीक जी, हम उन्हीं से बात करते हैं। प्रतीक जी, आपने यहाँ पर सबके आंकड़े, सभी समीकरण को सुना है, जाना है, अब बताइए मुंह मीठा कौन कराएगा? देखिए, एक मेरे साथी यहाँ मेरे बगल में बैठे हुए थे, इनका तो बस चलता तो 199 सीटें ये दे देते बीजेपी को, क्योंकि मोदी जी के अच्छे प्रशंसक लग रहे हैं मुझे। तो जब मैंने आज शाम को टीवी खोला 6 साढ़े 6 बजे जब आना शुरू हुए एग्जिट पोल, तो मोदी जी की फोटो गायब थी और नड्डा जी की फोटो आ गई थी। तो मुझे वहीं से पता लग गया था कि एग्जिट पोल में क्या आने वाला है और रिजल्ट में क्या आने वाला है। और सेम चीज़ आप 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो टीवी चैनल्स में यही देखने को मिलेगा कि नड्डा जी की फोटो आ जाएगी और मोदी जी की फोटो गायब हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस राजस्थान ही नहीं, 5 की 5 स्टेट जीतने वाली है। प्रतीक जी, इस बार प्रचार प्रसार जो रहा है, बिल्कुल स्टार प्रचारक जो थे वो यहाँ पर राजस्थान में आए और आकर के उन्होंने अपने पार्टी के लिए लोगों से निवेदन किया कि हमें ही वोट दें। यहाँ कांग्रेस ने चाहे अपनी स्कीम्स के दम पर यहाँ पर वोट मांगे हों और बीजेपी जो है वो भी यहाँ पर, जैसे मोदी जी आए, रोड शो हुआ और बाकी सभी जितने भी स्टार प्रचारक रहे, क्या लगता है ये इस तरीके से बड़े नेता यहाँ आते हैं तो क्या इससे समीकरण ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं? इसका फर्क इस बार देखने को मिला? देखिए, हमारे स्टार प्रचारक तो हमारे जो 5 साल की सुशासन था वो रहा है, हमारी 10 गारंटियां जो हमने महंगाई राहत कैंप में दी है वो रही है, 7 गारंटी आने वाली है वो हमारा स्टार प्रचारक रहा है, जो एमएसपी की गारंटी हमने दी है वो हमारे स्टार प्रचारक रहे हैं। तो हमारे स्टार प्रचारक ये सारे रहे। अब बीजेपी के स्टार प्रचारक कौन रहे? नरेंद्र मोदी जी जो अभी कर्नाटक हार करके आए, उससे पहले हिमाचल हार करके आए, वो स्टार प्रचारक रहे। और इसीलिए बोल रहा हूँ, स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी एग्जिट पोल में से उनकी फोटो गायब होना ये बताता है कि एग्जिट पोल लगभग सही साबित होंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपके स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पर आपके प्रियंका जी भी आई थी, कांग्रेस महासचिव, तो क्या वो आपके लिए स्टार नहीं? हमारे स्टार प्रचारक तो हमारी नीतियां हैं, हमारे जो शासन सुशासन, जनता की सेवा करिए, सोशल सिक्योरिटी लाइए, महंगाई से राहत दिए। हमारे नेता हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं आगे बढ़ाने के लिए कि और ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़े, लेकिन मेन जो चेहरा था वो हमारी सरकार का सुशासन था।
छवि ओवर टू यू। अब आप देखिए बीजेपी। बिल्कुल पूजा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखेंगी। अब देखिए क्योंकि महासचिव है कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी, उनकी बात हो ही गई है। जैसे ही वो पहुंचती हैं सभा में, महिलाओं के लिए एक पिटारा खोला है कि महिलाओं को ये सारी योजनाओं का फायदा मिलेगा यदि हमारी सरकार बनेगी। देखिए मैं आपको कहना चाहूँगी, वैसे तो खैर प्रतीक जी ने अब उन्हें अपनी स्टार प्रचारक माना नहीं, उनके काम को जो उन्होंने 2 महीने पहले उनकी सरकार ने लोगों के सामने पिटारा खोला उसको माना। और ये जो योजना है जो वो लॉन्च कर रही है, मुझे लगता है शायद नारी संवेदना के नाते भी उनको नहीं करनी चाहिए। राजस्थान जहाँ 2 लाख केस महिलाओं के खिलाफ में दर्ज हुए, आपराधिक मामले जहाँ 35,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लगभग 15,000 14,800 कुछ बच्चियों के साथ में पॉस्को में मामला उनके साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ। तो ये जो इस तरह के छलावे, गृहलक्ष्मी, उनके भैया भी पिछली बार इस तरह का करके गए और उस छलावे में जनता आई। बिल्कुल प्रतीक जी ने भी कहा कर्नाटक, हिमाचल, ये जो छलावे की राजनीति, ये जो इन्होंने रेवड़ियाँ बांटने का काम जो किया वो जनता अब देख चुकी है, समझ चुकी है। हिमाचल और कर्नाटक में जो वादा किया था, आज ये कहाँ खड़े हैं, प्रतीक जी का दिल और जनता पूरी वहाँ की बहुत अच्छे से जानती है कि किस तरह से आज वहाँ की स्थिति हो गई है, क्या कहकर आए और आज वहाँ क्या कर दिया है। जिन मतलब योजनाओं को या जिन कामों को या जिस तरह से इन्होंने कहा कि महिलाओं को पेंशन देंगे, उन बातों को लेकर आए, आज वो सब गायब है। जो बीजेपी दे रही थी वो भी आज वो भी नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। रही इनकी दूसरी बात कि इनकी गारंटियों को जनता ने स्टार प्रचारक माना, तो मैंने आपसे कहा ना अभी जैसे वो वापस से एग्जिट पोल को अभी से कर्ज करने लगे, मैं कहूँ ना उसके बाद में ईवीएम को कर्ज करेंगे, मोदी जी को कर्ज करेंगे। और डिज़ाइन बॉक्स की डिज़ाइन सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे नेताओं की फोटो कभी नहीं हटती। हमने इनकी तरह से वो छोटे छोटे दूरबीन लगा के देखते रहो। इन्होंने अपने जिस आला कमान के पाले में बॉल डाल देते हैं हमेशा डिसीजन के लिए, उन आला कमानों की कहीं आपको फोटो भी ऐसे दिखती हैं। कभी सचिन जी आते हैं, कभी डोटासरा जी आते हैं, कभी कोई हटता है, कभी कोई चिपकता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी में, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा से हमारे पोस्टर में, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा से हमारे पोस्टर में डेफिनेटली मोदी जी के नेतृत्व में बड़े गौरव के साथ हम काम करते हैं। मोदी जी का फोटो हमेशा हमारे लिए है और हमेशा रहेगा। मुस्कान के बहुत मायने होते हैं। मुस्कुराकर आपने हर एक बात कह दी है और आपकी मुस्कुराहट के ऊपर प्रतीक जी भी मुस्कुराए हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे पहली चीज तो मैंने कर्ज नहीं किया था। जो एग्जिट पोल है मैंने तो उसको माना है, क्योंकि जो बड़े बड़े एग्जिट पोल है वो कांग्रेस पार्टी को जिता रहे हैं। दूसरी बात ये बोल रहे थे कि हमने 2 सरकारों जो चल रही है हिमाचल या कर्नाटक, ये एक बात बता जाए, एक गारंटी बता जाए, बताइए। डाल रहे हैं अकाउंट में, दे रहे हैं हम, ये देखिए हम तो दे रहे हैं। फिर अभी देखिए बताइए, दे रहे हैं हम तो, और बताइए ये देखिए, अब ये देखिए बीच में बिल्कुल हिमाचल जाके कर्नाटक में बता दीजिए, बताइए कर्नाटक में बता दीजिए क्या। चलिए अब मतदान जो महिलाओं को आपने बिल्कुल ठगा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक बता दीजिए कर्नाटक में क्या युवाओं को आपने क्या नहीं हुआ, नाम बताइए। नहीं हो रहा है। मैं बोल रही हूँ महिला पेंशन और इस पर ही बात कर रही हूँ। अरे महिला पेंशन की बात कर रही हूँ, युवा बेरोजगार भत्ते की बात कर रही हूँ, नहीं चल रहा। आप बताइए, आप कर्नाटक में नहीं चल रही, आपकी योजनाएं बंद पड़ी है। जो चल रहा था पूजा जी, मतदान हो चुका है, ईवीएम में भाग्य कैद है। 3 तारीख को फैसला आ ही जाएगा। छवि कोटा संभाग से आप जुड़े आगे। बिल्कुल आप शांत रहिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। देखिए कोटा संभाग जहां पर विकास के मॉडल को लेकर बहुत सारी बात की गई थी, कोटा संभाग के विकास के मॉडल को लेकर और ज्यादा बात की गई थी। और देखिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी जो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, सुरक्षा को लेकर अभी बात की गई थी। वहीं पर दूसरी ओर देखिए विकास के मॉडल की हम बात कर रहे हैं। पूरे 5 साल विकास किया है, कांग्रेस पार्टी यही दावा करती है। इसी की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे बीके शर्मा है, सहयोगी जुड़ चुके हैं। कोटा संभाग क्या कुछ कहता है विकास को लेकर इन 5 सालों में? छवि, हमारे सभी संभाग स्तर से लेकर तमाम जो विधानसभा सीटें हैं, सभी की जो एक्चुअल जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, हमारे सभी रिपोर्टर्स ने यहाँ दी है। और इसमें के तहत मैं अब कोटा के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। मोटे तौर पर ये 17 सीटें हैं, इनमें मुझे लग रहा है कि 10 से 11 सीटें इस बार बीजेपी लेगी। इसके 4 जिले हैं कोटा संभाग में और 6 से 7 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं। इनमें से खास जो सीट है उनके बारे में, जो उत्तर कोटा से शांति धारीवाल अपनी सीट बचा सकते हैं, क्योंकि कोटा रिवर फ्रंट, और उसके साथ साथ में एक मैसेज ये भी दिया गया है कि ये धारीवाल का आखिरी विधानसभा चुनाव है। आगे उनके परिवार से कोई भी सदस्य हो सकता है चुनाव लड़े, लेकिन फिलहाल उनको ये मैसेज दिया जा रहा है। इसलिए एक सिंपैथी भी, और साथ में उन्होंने जो तमाम विकास का काम किया है और ये कहा कि यूडीएच मंत्री वो कोटा के हैं या राजस्थान के,
तो उनको, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर करते हुए कोटा में बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आए, तो शायद उनको इस बार ये जीत मिलेगी। और दूसरा, एक लाडपुरा में जो चेंज हुआ, पहले वहाँ पर जो भवानी सिंह राजावत निर्दलीय चुनाव, उन्होंने पहले ही नामांकन भर दिया था, लेकिन मोदी जी ने जब वहाँ पर सभा की तो उसके बाद में उनको मनाया गया और उनके शिफ्ट होने के बाद में लाडपुरा में भी फिर समीकरण बदले हैं। और इस तरह से जो मुख्य है, जो अंता में प्रमोद जैन भाया फिर से चुनाव जीत सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जनरल की सीट थी और कमललाल मीणा को बीजेपी ने यहाँ पर टिकट दिया है, तो एक जनरल की सीट पर एसटी कैंडिडेट को उन्होंने उतारा है, तो नाराज़गी है। और दूसरा उनका प्रभाव भी यहाँ प्रमोद जैन भाया का वहाँ पे है, तो मुझे लगता है कि वो अंता से अपनी सीट बचा सकते हैं। इसके अलावा हिंडोली में एक दिलचस्प मुकाबला है और इसमें दो पूर्व मंत्री, जो वर्तमान कांग्रेस सरकार में मंत्री अशोक चांदना और इससे पहले बीजेपी सरकार के मंत्री प्रभुलाल सैनी के बीच कांटे का मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर प्रभुलाल सैनी मात दे सकते हैं अशोक चांदना को। तो ये और भी आगे कई सारे, झालरापाटन में वसुंधरा राजे का पिछली बार वो 35,000 के करीब वोटों से जीती थी, लेकिन ये अनुमान है कि इस बार उनका वोट जीतने का प्रतिशत थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके अलावा और भी जो हैं मेरे पास यहाँ पर सवाई माधोपुर और करौली ज़िले के भी बात करेंगे, लेकिन हमारे जो और साथी हैं वो इस पर और बातचीत करेंगे। पहले छवि इनसे हम और बात कर लेते हैं। दिनेश कसाना, पिंटू सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सहयोगियों से बात करेंगे। उससे पहले पूरा जो विश्लेषण है, जो यहाँ पर बातचीत हुई है, क्या कुछ एग्जिट पोल कहते हैं, क्या कुछ कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हमारे यहाँ पर प्रवक्ताओं ने कहा है, उन सभी का विश्लेषण के लिए जो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड जेपी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। जेपी जी, क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि देखिए सभी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमने विकास के मॉडल को यहाँ पर धरातल पर लेकर आए हैं। वहीं पर बीजेपी कहती है कि महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर या फिर जो संकल्प पत्र में हमने महिलाओं को जो यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर जो महिलाओं के लिए सुविधाएं दी हैं वो काफी बेहतर साबित है। छवि, इस बार एक नया शब्द राजस्थान के चुनाव में हम लोगों ने बार बार सुना, गारंटी। दोनों तरफ से गारंटी। एक बार ऐसा लगा जैसे घोषणा पत्र का नाम अब घोषणा पत्र नहीं रहेगा और गारंटी कार्ड हो जाएगा। ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड, ये बीजेपी का गारंटी कार्ड। इनकी 5 साल की गारंटी, इनकी 3 साल की गारंटी, हम वारंटी भी देते हैं, गारंटी भी देते हैं। मतलब स्थितियाँ बिल्कुल एकदम पहले के जो चुनाव थे उनसे थोड़ी सी अलग बनाने की कोशिश की गई, और वो शायद इसलिए की गई कि मतदाता के मनोविज्ञान को पार्टियां भी पढ़ने की कोशिश करती ही रहती हैं। मतदाताओं को ये लगता है कि चुनाव आते हैं तो वादे हो जाते हैं, चुनाव आते हैं तो 10 तरह की चीज़ें कह दी जाती हैं, कमिटमेंट कर दिए जाते हैं, उसके बाद भूल जाया जाता है। तो इस बार इसलिए गारंटी शब्द पर जोर रहा दोनों ही पार्टियों का। लेकिन फिर मैं आपको कहता हूँ कि देखिए, जितनी सारी चीज़ें, अगर 100 चीज़ें चुनाव की हवा में तैर रही थी तो उनमें से असर करने वाली चीज़ें 10 रही होंगी, 5 रही होंगी। मतलब ये प्रोपोर्शन रहा होगा, इससे ज़्यादा का नहीं था। जो मैंने आपको शुरू में कहा कि कांग्रेस की तरफ से आखिरी की जो 7 गारंटियाँ और महंगाई राहत कैंप और पूरा एक गुलाबी रंग का जो असर देखा गया कांग्रेस के कैंपेन में, उन सब का मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा असर पड़ा होगा। ओपीएस एक ऐसा मुद्दा था, क्योंकि 7 लाख 8 लाख कर्मचारियों का जो वर्ग है वो छितराया हुआ वर्ग है, हर जगह पाया जाता है, हर जाति में पाया जाता है, वो एक बड़ा वर्ग है। वो अगर आपसे जुड़ता है तो वो बड़ा असर डालता है। इसी तरह से इस बात के लिए राजस्थान विख्यात रहा है कि राजस्थान के लोगों की अगर बाहर बात होती है अपने रिश्तेदारों से राजस्थान से बाहर, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो एक पैसा नहीं लगता, कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी होती है। 2 चीज़ें थी इसके। उधर भारतीय जनता पार्टी, जिसको एग्जिट पोल्स ज़्यादातर आगे दिखा रहे हैं, तो उनके पास सबसे बड़ा, जैसा मैंने आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा और हिंदुत्व और पोलराइजेशन, जो आखिरी के 2 या 3 दिन अखबारों में विज्ञापन आपने देखे, जिनमें 2 साल पहले की, 1 साल पहले की ऐसी तस्वीरें जो किसी भी व्यक्ति को एक बार फिर मतलब हिला देती हैं, जो फिर से काफ़ी हद तक आपको 1 साल पहले के दौर में पहुंचा देती हैं, उन सारी तस्वीरों को रोक कर रखा गया आखिरी के 2 या 3 दिन के लिए, वो विज्ञापन जारी हुए। तो इससे समझ में आता है कि आपने ब्रह्मास्त्र किसको माना। आप ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल जो करते हैं वो आखिरी वक्त में ही करते हैं ना। तो भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र इससे समझ में आता है। उधर कांग्रेस ने जो आगे की गारंटीज़ हैं, 7 गारंटी जो आगे काम करेंगी, उनको अपने आखिरी के चुनाव प्रचार के दौर के लिए रोक करके रखा। एक सवाल यहाँ पर ये भी जुड़ रहा है कि जैसा कि आपने कहा कि गारंटी लगातार चर्चा का विषय बना रहा। हर जनसभाओं में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो गारंटीज लाई गई हैं, जो योजनाएं लाई गई हैं, उन्हें हम बंद नहीं करेंगे। हमारी तरफ से जो योजनाएं लेकर आई जाएंगी, यदि हमारी सरकार बनती है, वो भी रहेंगी। लेकिन जो पिछली सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, गहलोत जी जो योजनाएं लेकर आएंगे वो भी साक्षात रहेगी, वो मोदी की गारंटी होगी। क्या इसका जादू चल पाएगा?
डेफिनेटली ये भारतीय जनता पार्टी की आप राजनीतिक व्यवस्था भी इसको मान सकते हैं कि उनको ये कहना पड़ेगा कि ओपीएस अगर चल रही थी तो आप ऐसा नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने जो विज्ञापन छापे थे उनमें था कि एक वोट की वजह से आपका पेंशन बंद हो सकती है, एक वोट की वजह से चिरंजीवी बंद हो सकती है, एक वोट की वजह से आरजीएचएस बंद हो सकती है। तो बीजेपी को ये जोर देकर कहना पड़ा, साफ करके चलना पड़ा कि आप हमें वोट दीजिए, ये जो कुछ चल रहा था और अच्छा चल रहा था वो सब चलता रहेगा। हालांकि ये तो खैर एक बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में बात हो गई। हमने देखा है कि जयपुर में एक सरकार बीआरटीएस शुरू करती है और फिर दूसरी सरकार में उसके खंभे गड़े रहते हैं, 5 साल तक उस पर काम नहीं होता। वसुंधरा राजे 13 से 18 में द्रव्यवती के ऊपर काम शुरू करती हैं और 18 से 23 के बीच में द्रव्यवती का क्या हाल है आप सबको पता है। तो ये जो योजनाएं हैं वो आमतौर पर फुटबॉल बनी रहती हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चुनाव के कैंपेन के लिए आपको जो भी कहना पड़ जाए आप कह दें। आसान नहीं होगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो और ये चाहती है कि हम इन योजनाओं को रिवर्ट कर दें, मुझे नहीं लगता ये संभव हो पाएगा। तो चलिए और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं कांग्रेस की ओर से, देखिए दिनेश कसाना जुड़े हुए हैं, वहीं पर पिंटू सिंह बीजेपी की ओर से जुड़े हैं। राखी, इनसे बात कीजिए। बिल्कुल छवि, जैसा कि सर ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से गारंटी कार्ड, तो हमारे सहयोगी दिनेश कसाना वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो दिनेश, आप बताइए कि गारंटी वर्सेस गारंटी और अब इसके ऊपर जनता की वारंटी कहाँ तक चलेगी? देखिए, जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो कैंपेन था वो मुद्दों पर आधारित रखा और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था गारंटियां जो दी गई और वेलफेयर स्कीम जो गहलोत सरकार की थी, उन्हीं पर ये पूरा कैंपेन किया गया। कोई स्टार प्रचारकों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मात्र 3 नेता, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन 3 नेताओं की कुछ सभाएं हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 60 सभाएं की और सचिन पायलट ने करीब 25 सभाएं की। इसके अलावा कोई स्टार प्रचारकों की सभाएं नहीं हुई। तो मुख्य रूप से फोकस जो वेलफेयर स्कीम्स पर किया गया और चूंकि एक बड़ा तबका इन 5 साल में बेनिफिशरीज का था, सरकार की योजनाओं से जो लाभान्वित थे, एक इवेंट के रूप में पिछले 1 वर्ष से लगातार गहलोत सरकार की ओर से जो इवेंट किए गए और ये गिनाया गया कि हमने आपको ये दिया है। एक डीबीटी योजना शुरू की गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसके तहत चाहे जो स्कीम्स थी गौवंश, जो मृत गौवंश था लंपी से, उनको 40,000 रुपये देने की बात हो, पालनहार योजना के लाभार्थी हो या फिर पेंशन 1,000 रुपये जो सामाजिक सोशल सिक्योरिटी की दी जा रही है, ये तमाम जो सरकार की ओर से बेनिफिशरीज थे उनको गिनाया गया और कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा। तो इसका असर भी देखा गया, क्योंकि जब वोटिंग परसेंट बढ़ा तो कांग्रेस पार्टी ने यही कारण मुख्य रूप से गिनाए थे कि कांग्रेस पार्टी के जो लाभार्थी थे उन्होंने खुलकर वोटिंग की है और उसका सबसे बड़ा कारण था कि इस बार ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग परसेंट बढ़ा है। तो ये तर्क कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए गए और इन तर्कों का असर भी एग्जिट पोल पर, कांग्रेस पार्टी के इस एग्जिट पोल पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ एग्जिट पोल में आगे दिखाया गया है, कुछ में कंटेस्ट दिखाया गया है। दिनेश, आप वोटिंग परसेंट बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो इतिहास तो कुछ और ही कहता है हर बार परसेंटेज बढ़ने पर कांग्रेस की तरफ से। देखिए, ये बात सही है कि जब भी वोटिंग परसेंट बढ़ा है अभी तक, तब बीजेपी की सरकार बनी है। वोटिंग परसेंट घटता है तब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। इस बार वोटिंग परसेंट कुछ 0.75% के 0.4%, 74% वोटिंग परसेंट बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अपना एक तर्क है और उस तर्क में वो कहा जा रहा है कि जब भी एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकार की, एंटी इनकम्बेंसी में वोटिंग परसेंट बढ़ता है, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी सरकार की नहीं थी। और ये एग्जिट पोल में भी मुझे लगता है कि ये दिखाई दे रहा है कि जो सरकार के बेनिफिशरीज थे, देखिए आम व्यक्ति से जब पूछा जाता है, सर्वे किया जाता है और सर्वे में लोगों से पूछा जाता है कि आप बताइए साहब गहलोत सरकार की योजनाओं का कितना प्रभाव है, हर व्यक्ति कहता है कि चिरंजीवी योजना बहुत अच्छी योजना है साहब। बीजेपी से जुड़ा हो या कांग्रेस से जुड़ा हो, आइडियोलॉजी किसी की कोई भी हो, लेकिन क्या वो ईवीएम में कैद हुआ है, वोटिंग में बदला है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, यहाँ जो योजनाएं आई हैं वो योजना जनता के दिल में घर की है कि नहीं की है। वो मतदान केंद्र पहुंचे थे, लेकिन इन योजनाओं के दम पर उन्हें कांग्रेस की सरकार को चुना है या फिर उन्होंने बीजेपी को अपना साथी बनाने का मन बनाया है। ये जो सवाल है, इस सवाल का जो परिणाम है वो आखिर 3 दिसंबर को आ ही जाएगा। या हम आकलन समाचार प्लस पर लगातार कर रहे हैं। हमने अब हमारे कांग्रेस के सहयोगी दिनेश कसाना से बात कर लिया। अब हमारे साथ पिंटू बने हुए हैं, पिंटू सिंह, जो कि बीजेपी देखते हैं। पिंटू, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से दिनेश ने अपनी जो बात कही है, जैसा कि उनका आकलन रहा है, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, राजस्थान में अधिकतर अभी जो सर्वे हैं, वो जो सर्वे तमाम रिपोर्ट बताई गई बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल्स की, समाचार प्लस का जो सर्वे है, हमारा जो सर्वे वो लगभग सटीक रहेगा। हमने जिस तरीके से लगातार
कवरेज की और जो स्थितियां रखी, उससे लग रहा है कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनेगी। मैं जयपुर से बात करूंगा तो जयपुर की स्थिति जो पिछली बार 2018 में बीजेपी को बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ था जयपुर में, शहर की सीटों की बात हो चाहे ग्रामीण को, 19 सीटों में से बीजेपी 5 पे सिमट कर रह गई। अब तक जो स्थिति सामने आ रही है राजस्थान में, ऑल ओवर की अगर बात करें तो पहले राजधानी से हम शुरुआत करेंगे। और राजधानी में बीजेपी यहाँ पर 2/3 से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहाँ तक लगता है जयपुर जो गढ़ रहा बीजेपी का, परंपरागत तरीके से बीजेपी का गढ़ था, 2018 में ये छिटका, अभी भी स्थिति यही लग रही है। सिटी की जो 4 दीवारी की सीटें हैं वो काफ़ी टफ है। 3 सीटों की अगर हम जिक्र करें, हवा महल की, किशनपोल की और आदर्श नगर की, ये तीनों सीटें टफ आती है। ग्रामीण में जब हम जाएंगे तो 2 सीटों को छोड़कर बीजेपी लगभग सभी जगह मजबूत आ रही है। तो इस स्थिति में ये कह सकते हैं कि राजधानी जयपुर से बीजेपी इस बार अच्छा करने वाली है, अच्छा रखने वाली है। लेकिन जो गढ़ था, 4 दीवारी परंपरागत जो जयपुर शहर रहा है, वहाँ पर बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी हुआ, बावजूद इसके ज़्यादा चीज़ें नहीं संभली है। लेकिन राजधानी जयपुर से इस बार बीजेपी अपना अच्छा करने वाली है और बीजेपी यहाँ पर 13 से 14 सीटें आराम से जीत सकती है। और कुछ सीटें ये हैं कि जो कंटेस्ट में जो कह सकते हैं कि सीधी टक्कर है, चाहे वो ग्रामीण की फुलेरा की बात की जाए, और शाहपुरा सीधे तौर पर बीजेपी वहाँ पर फाइट में नहीं है, वहाँ पर निर्दलीय और कांग्रेस की फाइट है। अधिकतर जगह बीजेपी की अगर बात की जाए, दूदू की, चाकसू की, बगरू की, बस्सी की, ये सीटें बीजेपी की झोली में इस बार आने वाली है। तो राजधानी जयपुर से बीजेपी के लिए राहत की खबर है और लगातार हम इसी स्थिति से चलेंगे। जैसे भी सहयोगी कह रहे थे योजनाओं की बात, योजनाओं को आपको याद होगा कि जब 2013 से 18 में वसुंधरा राज्य की सरकार रही तो भामाशाह योजना हो, दूसरी योजना हो, जल स्वावलंबन की बात हो, पेंशन, तमाम स्कीम्स थी। और इस बार जो महंगाई राहत कैंप लगाए गए उसी की तर्ज पर लाभार्थी के सम्मेलन वसुंधरा राज्य की सरकार के दौरान हुए थे। लेकिन वो जो मुद्दे थे, जो इश्यूज थे, वो उनका तोड़ नहीं निकाल पाई बीजेपी, और तमाम जो भामाशाह है वो योजना धराशायी हुई और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। उन मुद्दों पर हम जाएंगे जिन मुद्दों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार किया। सुरक्षा की बात हो, अपराध की बात हो और जातीय समीकरणों की बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान में बीजेपी जो पिछली बार बड़ा नुकसान हुआ था वो नुकसान कांग्रेस को होते हुए नजर आ रहा, बड़ा डैमेज वहां पर होगा। मारवाड़ में बीजेपी की अच्छी स्थिति रहेगी, हाड़ौती में अच्छी स्थिति रहेगी, शेखावाटी में बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है, इस बार भी कमजोर दिख रही है। लेकिन 2018 के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ेगी। ऑल ओवर अगर हम जिले वाइज देखेंगे तो हर जिले में बीजेपी अधिकतर जिलों में 2/3 के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जयपुर से दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर हम जाएंगे, अलवर हम जाएंगे और मारवाड़, हाड़ौती तक ये स्थिति है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी इस बार राजस्थान में सत्ता में आ सकती है। हमारे समाचार प्लस के एग्जिट पोल के हिसाब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसका होगा राजस्थान में, आप देखिए कि एग्जिट पोल के सटीक नतीजे आप देख रहे हैं समाचार प्लस पर। वहीं पर आप देखिए हम विधानसभा के ठीक सामने मौजूद है और जहां पर ये चर्चाओं का बाजार किस कदर गर्म होता हुआ दिखाई दिया है वो पूरी चर्चाएं आप देख रहे हैं। वहीं पर देखिए हमारे साथ गेस्ट लगातार मौजूद है। इसी बीच में प्रतीक जी कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखते हुए हमारे साथ में मौजूद है। प्रतीक जी देखिए सभी की बातें आपने सुन ली है, बीजेपी को बढ़त पिछली बार से ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है ग्राउंड जीरो पर, लोगों का भी ये कहना है। देखिए सबसे पहली बात तो जब रिवाज यहाँ पर रहता है 25 सालों के अंदर जब सरकारें चेंज होती रहती है, तो अगर हम कांग्रेस ने हमने ये बढ़त बढ़ाने का काम किया है तो ये सब पहला अचीवमेंट तो कांग्रेस पार्टी का है। और दूसरी बात जो मैंने अभी फिर से कहा था कि जो बड़े बड़े चैनल्स जो दिखा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसियां जो करके आई हैं, चाहे टाइम्स नाउ, एक्सिस माई इंडिया, आपका किसी का भी मान ले, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। और 3 तारीख आने वाली है, 2 दिन में। अब सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन 3 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी पता लग जाएगा कांग्रेस पार्टी की। आप ये कह रहे हैं योजनाओं के दम पर जनता ने वोट दिए हैं? 100% योजनाओं के दम पे, सोशल वेलफेयर की जो स्कीम चली है उसके दम पे, 5 साल के सुशासन के नाम पे और अशोक गहलोत जी के नाम पे सरकार आने वाली है। राखी पूछिए पूजा जी का क्या पूजा जी 5 साल का सुशासन लेकर आया है, बहुत सारे मतदान ईवीएम में है, सबका भाग्य अब बंद। पर 3 तारीख को ये नतीजे सामने आएंगे, लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी पिंटू ने कहा है कि इस बार बीजेपी जो है वो 2/3 बहुमत से आगे बढ़ती हुई, उसका जो ग्राफ है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रतीक जी का जो विश्वास है वो देखते हुए बनता है।
देखिए, प्रतीक जी की निगाहों में ये सुशासन है, लेकिन राजस्थान की जनता से और राजस्थान के लोगों से आप पूछें कि किस कुशासन से, किस निकम्मेपन से ये सरकार चली है, उसके खिलाफ में युवाओं ने अपनी आवाज़ के, जो उनकी आवाज़ को कुचला गया, जिस तरह से इन्होंने बोला कि पेपर दिया है, मैं इनका पेपर लीक हो चुका है, तो ये निश्चित तौर पे जनता ने नकार दिया, फेल कर दिया, कैंसिल हो चुका है इनका पेपर। और इन्होंने युवाओं के पेपर 19 बार इस तरह से इनके लगातार लीक हुए हैं, महिलाओं को लेकर हर जगह स्थिति है। तो इस कुशासन का अंत राजस्थान की जनता ने, बहुत समझदार जनता है, वोटर बहुत समझदार होता है, वो चाहे साइलेंटली दे चाहे ओपन में आगे दे, वो अपने मताधिकार का सही जगह उपयोग करता है। निश्चित तौर पर 3 तारीख को आपको मैं समाचार प्लस की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद भी दूंगी, साधुवाद भी दूंगी, अभिनंदन भी करूंगी कि इतना बढ़िया आप लोगों ने एग्जिट पोल निकाला है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इससे ऊपर 130 से ऊपर लेके आएगी। आप 3 तारीख को देखिएगा, हम सारे लोग होंगे निश्चित तौर पर। या भारतीय जनता पार्टी की एक विश्वास की सरकार, एक वो सरकार जो मोदी जी ने विश्वास जनता को दिया, 142 करोड़ भारतीयों को दिया है, कि किस तरह से कि ईमानदारी, कर्मठता से देश को गति देने वाली एक सरकार उन्होंने चलाई। राजस्थान को भी वही गति देने वाली, वही जिसे कहते हैं कि सब लोगों को हमारा एक विचार संकल्प भी है, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका प्रयास है और सबका विश्वास है। तो छवि, पूजा जी कह रही है कि सबका विकास है, ये हमारा विश्वास है। तो यहाँ पर हमने जहाँ कांग्रेस की बात की है, बीजेपी की बात की, मैं चाहूंगी कि आरएलपी भी यहाँ पर है, राजेश जी से बात करें, वो कहे कि किस कदर वो उनके मन में क्या चल रहा है कि हम कितने प्रतिशत के साथ यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ बहुमत से किस प्रकार से राजस्थान में कितनी सीटें जीतेगी, सरकार बनाएगी। बीजेपी कांग्रेस दोनों की ओर से सुन लिया है, सीटों में बढ़त देखने को मिल रही है, कहीं पर कमियां देखने को मिल रही है, योजनाओं पर भी बात की जा रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कहाँ देखती है अपने आप? देखिए, योजनाओं की मैं बात करूंगा। एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने तो मिलकर के जादूगर पैदा कर दिए, मैजिक मैन। बात करूं नरेंद्र मोदी जी की, बात करूं राजस्थान में, तो कांग्रेस में भी अशोक गहलोत जी को एक जादूगर बना करके पेश किया है। और रही बात योजनाओं की, तो मुझे हिटलर का एक शासन याद आता है। हिटलर भी एक ऐसा क्रूर शासक रहा है और जनता बड़ी परेशान थी, लेकिन हिटलर को जब उसी के एडवाइजरी ने कहा कि यार जनता तुम्हें उखाड़ कर फेंक देगी, तो बाद में वो एक जिंदा मुर्गा लेकर के आता है, पंख उनके उखेड़ता है, उनका जो पसीना है, खून है उस मुर्गे का, वो निचोड़ देता है और फिर लास्ट में उसको दाने डालता है। दाने वो जो मुर्गा है वो चुगने लगता है, खाने लगता है। तो जनता के नाम पर वो हिटलर ने जवाब दिया था, कहा था कि ये जनता भी मुर्गे के समान है, आप 4 साल तक उसका खून और पसीना है ना निचोड़ लो, बाकी जो 6-7 महीने हैं उस पर योजनाओं के नाम पर आप दाने डालना ना भूले। ऐसे ही दाने कांग्रेस और बीजेपी ने डाले हैं और जनता ये सब चीज़ें जानती है, पहचानती है, उखाड़ करके फेंकेंगी, आने वाले नतीजे हैं। और रही बात इनकी जादूगरी की, अगर जादूगरी आप लोगों की चल रही है तो 3 तारीख आप वेट क्यों करना है, छड़ी घुमाइए और रिजल्ट अभी के अभी दे दीजिए। तो बाकी रही बात इनके शासन की, तो आप है ना जो मिठाई हमारे लिए बनवाना, और हम भी खाएंगे आप लोगों के साथ में, जैसा कि मैंने पहले कहा था। चलिए, आप लोगों की लगाम, आप भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, और यहाँ जो खिलाएंगे वो भी खाएंगे। हम एक बार हमारे चैनल डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा जी से बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पर दाने डालने की भी बात हो गई है, जादूगरी की भी बात हो गई है, भगवा जो है उसका सूरज भी आगे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है? आपने इतनी बातें सुनी है, आपका जो मन है वो क्या कह रहा है? देखिए, सबने यहाँ अपना अपना पक्ष रखा है। कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है, बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी योजनाएं हैं, सब अपने अपने जो विकास है उसकी बातें करते हुए ये चुनाव मैदान में रही। अब देखना यह है कि 3 तारीख नज़दीक है। आज एग्जिट पोल ने भी जो तमाम आंकड़े दिए हैं वो किसी ने कांग्रेस के पक्ष में दिए, किसी ने बीजेपी के पक्ष में दिए, तो सबके अपने जो दावे हैं उनको 48 से 72 घंटे के बीच में सारी चीज़ें सामने आ जाएगी कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। तो अंतिम कुछ घंटे यहाँ पर 3 तारीख को ईवीएम में जो भाग्य कैद है, यहाँ पर कौन सी सरकार आएगी, किसका होगा राजस्थान छवि, ये सब 3 तारीख को सब सामने आ ही जाएगा। हालांकि हमारे समाचार प्लस ने जो एग्जिट पोल दिखाया है वो आप सभी के सामने है और आगे अब 3 तारीख नजदीक ही है। बिल्कुल, ये एग्जिट पोल का निचोड़ है जो कि आपने मेगा कवरेज देखी है सिर्फ समाचार प्लस पर। इंतजार है तो सिर्फ 3 दिसंबर का कि आखिर ईवीएम में बंद किस प्रत्याशी की किस्मत खुलती है और किसकी बंद होती हुई दिखाई देती है। और वहीं पर अब आपको सीधा लिए चलते हैं हमारे स्टूडियो, जहां पर हमारे सहयोगी दीपक व्यास लगातार बने हुए हैं।
बहुत शुक्रिया छवि आपका। तो कुल मिलाकर आपने देखा ना केवल एग्जिट पोल बल्कि एग्जिट पोल का तमाम निचोड़ जो कि समाचार प्लस ने आपको बताया, दिखाया, और सिर्फ किसी नहीं बल्कि हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता हैं, उनका ये पूरा मत था, क्योंकि उन्होंने हर सीट को अपने ढंग से कवर किया, हर सीट पर मतदाताओं की नब्ज उन्होंने टटोली और उसके बाद में ये जो पूरा विश्लेषण है वो सामने आया। हमने आपको सुनवाया कि आखिर कैसे रिपोर्टर हमारे चप्पे चप्पे पर तैनात थे, उन्होंने कैसे बताया कि कैसे कहां पर फाइट है, और उसके बाद में ये जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आया, जहां पर बीजेपी को 113 से 122 सीट मिलती हुई नजर आ रही है समाचार प्लस के एग्जिट पोल में। कांग्रेस की बात करें तो 56 से 64, और दूसरे दल यानी निर्दलीय आरएलपी, बीएसपी समेत दूसरे जो दल है, चाहे वो आदिवासी दल हो, उनको 1419 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। 199 सीटों पर मतदान 25 नवंबर को हुआ था और उसका फैसला 3 नवंबर को आ ही जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल समाचार प्लस ने आपको तस्वीर दिखाई है, एग्जिट पोल का पूरा निचोड़ आपके सामने रख दिया है। कांग्रेस को 56 से 64 सीटें मिलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। बीजेपी 113 से 122 के बीच में रहेगी, और अदर जिसमें बीएसपी भी है, बीएसपी को 2 से 3 सीट मिल सकती है चुनाव में। आरएलपी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, उसको 2 से 3 सीट, हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उन्हें 2 से 3 सीट मिल सकती है। बाकी सीटें भी यहां पर निर्दलियों के खाते में या दूसरे दल के खाते में जा सकती है। तो यह पूरा विश्लेषण आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कमल के फूल के निशान पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। तमाम बड़े नेताओं को ताकत में यहां पर झोंका गया चुनाव प्रचार के लिए, और उसके बाद में बीजेपी यहां पर बहुमत में आती हुई नजर आ रही है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर एग्जिट पोल समाचार प्लस का 113 से 122 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बीते 4 घंटे से आप हमारी मां कवरेज देख रहे थे, हमारे संवाददाताओं से पूरी जानकारी आपको हमने बताई है, लेकर कैसे उन्होंने जनता के बीच जाकर उनकी नब्ज टटोली, उनसे बातचीत की, उनका विश्लेषण जाना, और उसके बाद में ये तमाम जो हमारी कोशिश थी, पिछले कई दिनों से लगातार हम इस कोशिश में जुटे थे, हाल जानने में जुटे थे, सीटों का परिणाम जानने में जुटे थे चुनाव बाद में, ऐसे में वो निचोड़ यहां पर निकलकर आपकी टीवी स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर सामने आ चुका है। और इस मेगा कवरेज में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। नमस्कार। राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, राजस्थान वो मॉडल बना देश का, तो मेरे ख्याल से विश्व में नहीं होगा।